हाय गाइस, माय नेम इज नितिन शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का एक टॉपिक जिसका नाम है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो हम शुरू करेंगे इसकी फॉर्मेशन से, कैसे फॉर्म हुए वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, क्या आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में खास है, कैसे इसकी फॉर्मेशन रहती है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहले वेस्टर्न घाट्स की फॉर्मेशन देखते हैं या ईस्टर्न घाट्स की फॉर्मेशन को हम देखेंगे। उससे पहले मैं प्लेट्यू की फॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि जो प्लेट्यूज हैं वो कैसे फॉर्म हुए थे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि वेस्टर्न घाट्स वहां पर कैसे फॉर्म हुए। ठीक है, तो आज से बिलियन ईयर्स अगो जो आपकी अर्थ थी वो हॉट मैग्मा की फॉर्म में थी। किसकी फॉर्म में? हॉट मैग्मा की फॉर्म में थी। ठीक है, और ये जो अर्थ थी हॉट मैग्मा की फॉर्म में होने के कारण जल रही थी, और जलने के बाद इसमें क्या होना शुरू हुआ? कंप्रेशन। जलने के बाद क्या शुरू हुआ? इसमें कंप्रेशन शुरू हुआ, यानी कि जो अर्थ है आपकी वो क्या करना शुरू कर गई? कंप्रेस करना शुरू कर गई, सिकुड़ना शुरू कर गई। जब ये सिकुड़ी तो सिकुड़ कर इसके दो हिस्से बने। ठीक है, एक बना अंदर वाला पार्ट और एक बना बाहर वाला पार्ट। जो अंदर वाला पार्ट था वो कहलाया पेलेंजिया। क्या कहलाया? पेलेंजिया। और जो बाहर वाला पार्ट था वो कहलाया पैंथेलासा। उसे क्या बोलते हैं हम? पैंथेलासा। जो बाहर वाला पार्ट था वो पैंथेलासा कहलाया और जो अंदर वाला पार्ट था वो पेलेंजिया कहलाया। ठीक है, अब इस पेलेंजिया, जो पेलेंजिया है वो दो भागों में टूटा, दो पार्ट्स में टूटा। एक था इसका नॉर्थ वाला पार्ट और एक था इसका साउथ वाला पार्ट। ठीक है, आज जो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, जिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया भी पड़ता है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है कहाँ पड़ता है? वो पेलेंजिया का नॉर्दर्न हिस्सा था, यानी कि नॉर्थ पेलेंजिया था। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो आपके पास क्या है? सदर्न जो पेलेंजिया है वो था। ठीक है, अब ये पेलेंजिया दो हिस्सों में टूट गया, और दो हिस्सों में जब ये पेलेंजिया टूटा तो इसके ऊपर वाले जो हिस्सा था वो कुछ इस प्रकार का दिखा और नीचे वाला हिस्सा जो है कुछ इस तरह का दिखा। अब जो इसका ऊपर वाला हिस्सा था उसे बोला जाता है अंगारा लैंड। क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला हिस्सा था इसे हम बोलते हैं गॉडवाना लैंड। गॉडवाना लैंड, जो नीचे वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? गॉडवाना लैंड। और जो बीच में मौजूद था आपके पास वो है टेंथिस। टेंथिस टेंथिस ओशियन। बीच में क्या मौजूद था? टेंथिस ओशियन। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। पहले जो अर्थ थी वो हॉट मैग्मा की फॉर्म में थी, धधकते हुए मैग्मा की फॉर्म में थी। उसके बाद वो कंप्रेशन हुआ, उसमें सिकुड़ना शुरू हुई, सिकुड़ कर उसके दो हिस्से बने, एक बना पैंथेलासा और दूसरा बना पेलेंजिया। जो पेलेंजिया था उसका नॉर्दर्न हिस्सा, नॉर्दर्न पेलेंजिया, अब हम उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो सदर्न पेलेंजिया है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब यही पेलेंजिया दो हिस्सों में टूट गया, जिसको एक को बोला गया अंगारा लैंड और एक बोला गया गॉडवाना लैंड। और जो अंगारा लैंड और गॉडवाना लैंड है इनके बीच में मौजूद था आपके पास टेंथिस ओशियन। क्या मौजूद था? टेंथिस ओशियन। और याद रखना, इंडिया का कुछ हिस्सा, जो नीचे वाला हिस्सा है, सदर्न हिस्सा है, वो पड़ता था आपके पास गॉडवाना लैंड में, और इंडिया का जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो आपका पड़ता था कहां पर? अंगारा लैंड में। ठीक है, और बाद में ये दोनों कंबाइन हुए तो उसके बाद जो है इंडिया का नॉर्दर्न और सदर्न हिस्सा जो है वो जुड़ गया था। ठीक है, तो गॉडवाना लैंड में, इसका मतलब इंडिया जो है वो दोनों उसमें आता था, गॉडवाना लैंड में भी आता था और अंगारा लैंड में भी आता था। लेकिन अभी जो है इंडिया प्रेजेंट कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि आपके नॉर्थर्न पेनिनसुला में। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा इसकी जो फॉर्मेशन थी। अब ये हिस्सा जो गॉडवाना लैंड था ये मूव कर रहा था किसकी तरफ को? पेलेंजिया की तरफ को, यानी ऊपर वाली तरफ को, अंगारा लैंड की तरफ को। जो गॉडवाना लैंड थी वो कहाँ मूव कर रही थी? अंगारा लैंड की तरफ को। अब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ को मूव कर रही है, धीरे धीरे करके सरक रही थी, तो इसके कारण हुआ क्या कि जो ये टेंथिस ओशियन है, टेंथिस ओशियन में सिल्ट मौजूद रहता है। सिल्ट का मतलब होता है जो वेस्ट होता है जो ओशियन में मौजूद रहता है, या फिर जो रिवर्स होती हैं जब वो अपने अंदर का कचरा या जो वेस्ट है वो ओशियन में फेंक देती है तो उसको एस्चुरी बोलते हैं, और जब वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो उस कचरे को सिल्ट बोलते हैं। तो वो जब ये हिस्सा धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ मूव कर रहा था तो जो सिल्ट मौजूद था ओशियन में, टेंथिस ओशियन में, वो एक जगह पर इकट्ठा होने लगा, और जब ये हिस्से आपस में टकराए तो वो एक जगह पर बिल्कुल ऐसे करके इकट्ठा हो गया, जिसको हम क्या बोलते
बोलते हैं प्रेजेंटली, हिमालयाज बोलते हैं। तो वो सिल्ट के कारण जो है आपके पास हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई। लेकिन याद रखना, जब ये हिस्सा और ये हिस्सा टकराया आपस में, तो जैसे जिस हिस्से से ये टकराए थे, जैसे ये दो चीजें टकरा रही हैं, तो यहाँ भी गड्ढा बन गया और यहाँ भी गड्ढा बन गया। इसलिए जो बीच वाला भाग है वो कैसा है इंडिया का, लैंड वाला भाग है, लैंड एरिया, लैंड पोर्शन है। और जब ये दो चीजें आपस में टकराई तो ये पीछे से भी उठ गया, यानी कि हिमालय वाला हिस्सा भी ऊपर उठ गया, और ये जो आपका दक्षिण भाग है यानी सदर्न इंडिया है वो भी क्या कर गया, उठ गया। तो आपको पता होगा कि जो माउंटेन्स है वो नॉर्दर्न इंडिया में ऊंची है, और साथ में जो सदर्न इंडिया है उसकी माउंटेन्स भी ऊंची है। बीच में धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ को जैसे आप बढ़ते हैं तो माउंटेन्स की ऊंचाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो जब ये हिस्सा इंडिया का ये वाला हिस्सा जो ऊपर की तरफ को ड्रैग हो रहा था, तो अगर आपको वर्ल्ड मैप याद हो तो वर्ल्ड मैप में मेडागास्कर एक जगह है, मेडागास्कर एक आइलैंड है, वो इंडिया का एक हिस्सा है जो वहां पर रह गया था जिस टाइम पर इंडिया क्या कर रहा था, ड्रैग आउट कर रहा था। यानी ये जो गोंडवाना लैंड है ये कहां मूव कर रही थी, ऊपर की तरफ को अंगारा लैंड से जुड़ने के लिए मूव कर रही थी। अब जैसे ये इंडिया का नीचे सदर्न वाला हिस्सा, गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा जब अंगारा लैंड की तरफ मूव कर रहा था, तो उस टाइम पर वहां पर अरब सागर की प्लेट्स रही हैं, अरेबियन सी है उसकी प्लेट्स रहती थी, है ना, क्योंकि जो हैरी हेस के अनुसार, हैरी हेस के अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो प्लेट से बनी हुई है ना, मोटी मोटी प्लेट से बनी, जिसमें 7 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं, तो जो पैसिफिक ओशन की प्लेट है वो सबसे ज्यादा और अदर प्लेट से कांटेक्ट बनाती है, इसीलिए ज्यादा भूकंप पैसिफिक ओशन में आते हैं, ठीक है। और अंटार्कटिक ओशन में बिल्कुल भी भूकंप नहीं आते, क्योंकि अंटार्कटिक ओशन की जो प्लेट है वो बिल्कुल अकेली है, किसी अदर प्लेट के साथ कांटेक्ट नहीं बनाती, तो टकरा नहीं पाते हो, ठीक है। तो जो प्लेट से बने हुए हैं आपके पास बेसिकली जो अर्थ की फॉर्मेशन है, तो अरब सागर जो है, अरेबियन सी जो है, उसकी प्लेट से टकरा गया आपका इंडिया का नॉर्दर्न वाला हिस्सा, जब सदर्न वाला हिस्सा, जब इंडिया का सदर्न वाला हिस्सा अरेबियन प्लेट से टकराया तो वो प्लेट अपनी जगह से मूव कर गई। अब जैसे ही वो प्लेट अपनी जगह से मूव करी तो हुआ क्या, आपके जो अरेबियन सी है वो किस तरफ को पड़ती है, इस तरफ को ही पड़ती है। तो अरेबियन वाली प्लेट से जब आपके पास इंडिया का सदर्न हिस्सा टकराया, तो आपको पता है कि जैसे ही प्लेट हटती है उस टाइम पे उसके नीचे से निकलना शुरू होता है आपका लावा। क्या निकलना शुरू होता है, मैग्मा निकलना शुरू होता है मेंटले वाली स्टेट से, ठीक है। कौन से स्टेट से, मेंटले, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट की सेकंड लेयर है मेंटले, उससे आपके पास क्या निकलना शुरू होता है, लावा निकलना शुरू होता है। तो हुआ क्या कि जैसे ही अर्थ की प्लेट हटी तो यहाँ से क्या निकलना शुरू हो गया, लावा। यहाँ से एक हिस्से से क्या निकलना शुरू हो गया, आपके पास लावा निकलना शुरू हो गया। अब हुआ क्या कि जब ये लावा बाहर की तरफ गिर रहा था तो लावा जो है उसने टारगेट किया ये महाराष्ट्र वाला इलाका। कौन सा इलाका, महाराष्ट्र वाला इलाका जो है उस लावे ने ज्यादा टारगेट किया, ठीक है। और जो ज्यादा लावा था वो कहाँ गिरा, महाराष्ट्र वाली प्लेट में गिरा। कहाँ गिरा, महाराष्ट्र वाली प्लेट पे जो है ज्यादा लावा गिरा। इधर को भी लावा गिरा लेकिन इधर सबसे ज्यादा गिरा, इस वाले भाग में सबसे ज्यादा लावा गिरा। और कुछ लावा जो है गिरते गिरते कहाँ तक पहुंचा था, यहाँ उड़ीसा झारखंड वाली बेल्ट तक, यहाँ उड़ीसा और झारखंड वाली बेल्ट तक भी आपके पास क्या पहुंचा, लावा पहुंचा। अब महाराष्ट्र में लावा ज्यादा गिरा तो हुआ क्या, क्योंकि उस टाइम पे जंगल रहा था, तो जंगल के नीचे पेड़ जो थे, पेड़ पौधे या फिर जो आपके जीव जंतु थे वो क्या कर गए, लावा के नीचे दब गए, है ना, उनके ऊपर बेड बन गया एक तरह का। वो जो लावा की बेल्ट ने बेड बनाया उसके कारण उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, और जब भी जीव जंतुओं को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो 100-200 करोड़ साल बाद, 100-200 करोड़ ईयर्स के बाद वो क्या बन जाते हैं, ईंधन बन जाते हैं, यानी कि पेट्रोलियम कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे महाराष्ट्र में भी पेट्रोलियम कोल जो है वो मौजूद है, लेकिन वहां से पेट्रोलियम कोल निकालना नहीं जाता कभी भी, क्योंकि यहाँ पर जो लेयर है लावा की वो बहुत ज्यादा मोटी बन चुकी है, आप उसको खुद या खोद नहीं सकते। इसलिए महाराष्ट्र वाले भाग से कभी भी पेट्रोलियम या कोल की माइनिंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन वो जो लावा है वो कहां तक गिरा था, झारखंड उड़ीसा वाले भाग तक गिरा था, लेकिन झारखंड उड़ीसा तक जो लावा था वो कम गिरा। इसके कारण यहाँ पर जो बेड थे वो ज्यादा मोटे नहीं बने, तो जब उनको वो जो जानवर थे, एनिमल्स थे या फिर ट्रीज वगैरह थे, उनका जो ओशन वो बना था, क्या बोलते हैं, कोल बना था, पेट्रोलियम बना था, वो आप अभी भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसा उसमें पेट्रोलियम तो नहीं बना लेकिन कोल बना था, कोल जो है आप अभी भी निकालते हैं। इसलिए ज्यादातर कोल की माइंस जो है आपको कहाँ देखने को मिलती है, झारखंड में देखने को मिलती है और उड़ीसा में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बेड पतला रहा तो फॉर्मेशन क्या हुई, ज्यादा हुई, और यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन कम हुई। अब इसी में बने आपके वेस्टर्न घाट्स भी। वेस्टर्न घाट्स कैसे बने,
वेस्टर्न घाट्स बने आपके पास जब ये लावा एक जगह पर गिरता गया तो वो क्या बन गए, पहाड़ियां बन गई, पहाड़ी वाला इलाका बन गया, तो इसलिए वो क्या बन गया आपके पास, वेस्टर्न घाट्स बन गए। वो जो माउंटेन्स बनी उस लावा के कारण उनको क्या बोलते हैं हम, वेस्टर्न घाट्स। अब यही लावा इधर को भी गिरा होगा, ठीक है। जब ये लावा समुद्र में गिरा तो समुद्र में गिरने के बाद जो यहाँ पर आपके पास मछलियां रही होगी, वेल्स वगैरह रही, बड़ी बड़ी मछलियां रही, वो क्या कर गई, दब गई इस लावा के नीचे और वो भी क्या कर गई, मर गई, है ना। तो जैसे ही वो लावा उनके ऊपर गिरा उसके ऊपर बेड बन गया और कुछ सालों बाद उनका भी क्या बन गया आपके पास, ईंधन बन गया, यानी कि पेट्रोलियम बन गया। तो इसीलिए इस जगह से आप, इंडिया आज भी पेट्रोल निकाल रहा है और इस जगह को बोलते हैं आप बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई नामक जगह से इंडिया आज भी पेट्रोल निकालता है। और ये क्या है, एक तरह का क्या है, यहाँ से 20% कितना, 20% ऑफ जो पेट्रोलियम है वो इंडिया का कहाँ से आता है, बॉम्बे हाई से आता है। इसके अलावा वो सारा क्या करता है, बाहर से इंपोर्ट करता है। आगे समझ बात। तो ये 20% जो है कहाँ से निकालते हैं, बॉम्बे हाई से निकालते हैं, क्योंकि ये लावा के कारण जो है उस टाइम पे इसके नीचे जो मछलियां थी वो दब के मरी थी, तो वो कुछ साल बाद किसमें कन्वर्ट हो गई, ईंधन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब यही लावा जब इस वाले भाग में, ईस्टर्न वाले भाग में गिरा तो यहाँ पर ईस्टर्न वाले भाग में फॉर्मेशन हो गई किसकी, ईस्टर्न घाट्स की। ध्यान दीजिएगा, जो वेस्टर्न घाट्स है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब वो टूटे नहीं है बीच से, इसलिए नहीं टूटे क्योंकि लावा यहाँ पर नजदीक से गिरा है तो ज्यादा गिरा है, और ज्यादा गिरने के कारण माउंटेन की फॉर्मेशन अच्छी हुई, लेकिन लावा दूर तक नहीं पहुंच पाया, ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाया, तो उसके कारण जो माउंटेन वहां पर कैसे पहुंचे, डिसकंटिन्यूअस यानी टूटे टूटे से बने, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट्स जो है वो कैसे हैं, डिसकंटिन्यूअस है, और जो वेस्टर्न घाट्स है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। और वेस्टर्न घाट कहां से कहां तक फैले हैं, तो वो गुजरात से लेकर केरला तक फैले हैं। वेस्टर्न घाट कहां से कहां तक है, गुजरात से लेकर और केरला तक फैले हैं। और जो ईस्टर्न घाट्स है वो उड़ीसा से लेकर कहां तक फैले हैं, कर्नाटक तक फैले हैं, उड़ीसा से लेकर कर्नाटक तक फैले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जहां पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। क्या बोलते हैं उसको, नीलगिरी हिल्स। क्या बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स। जहां पर ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स दोनों आपस में मिलते हैं क्या बोलते हैं उसको, नीलगिरी हिल्स। और अगर सवाल पूछा जाए कि नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी यानी कि सबसे ऊंची पीक, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है दोदा बेटा। कौन सी, दोदा बेटा। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2636 मीटर, 2636 मीटर जो है दोदा बेटा की ऊंचाई है। ये कहां बनती है, जहां पर वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट से मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे अगर मूव करें हम वेस्टर्न घाट्स में, ध्यान देना वेस्टर्न घाट्स हमेशा कहां तक फैले हैं, वैसे श्रीलंका तक। इंडिया में अगर बात की जाए तो केरला तक, और वैसे पूछा जाए तो श्रीलंका तक फैले हैं आपके पास वेस्टर्न घाट्स, लेकिन ईस्टर्न घाट्स श्रीलंका तक नहीं गए हैं। और ध्यान देना, इसके बाद जो आगे वाली माउंटेन पड़ती है, ये जो हिल पड़ती है, इन्हें बोलते हैं अनायमलाई हिल्स। अनायमलाई हिल्स। और जो अनायमलाई हिल्स है, इन अनायमलाई हिल्स की अगर सबसे हाईएस्ट पीक पूछी जाए तो वो है आपकी अनायमुडी। कौन सी, अनायमुडी। और अगर सवाल पूछा जाए कि अनायमुडी की हाइट कितनी है, तो वो है 2695 मीटर। कितनी, 2695 मीटर। इसीलिए वेस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक भी कौन सी है, अनायमुडी है। इसकी 2636 और इसकी 2695 है, तो इसीलिए अनायमुडी जो है वो वेस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक बन जाती है। अच्छा, कई बार सवाल पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट्स पर सबसे सदर्न में पड़ने वाली पीक कौन सी है, तो वेस्टर्न घाट्स में सबसे सदर्न में जो पड़ने वाली पीक है उसका नाम है कार्डेमम हिल्स। कौन सी, कार्डेमम हिल्स। ये कार्डेमम हिल्स जो है, एज सच केरला जो है उसको लैंड ऑफ स्पाइस भी बोले जाते हैं, है ना। केरला को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ स्पाइस, यानी कि मसालों का जो नगरी है या लैंड है, इसे बोलते हैं किसको, केरला को। तो उसी के बेसिस पे एक हिल का नाम रखा गया है यहाँ पर, उसका नाम है कार्डेमम हिल्स। तो वेस्टर्न घाट में सबसे नीचे वाले भाग में पड़ती है। अच्छा, अनायमलाई हिल्स और नीलगिरी हिल्स के बीच में दो इंपॉर्टेंट हिल्स पड़ती हैं। एक का नाम है सेवराय हिल्स। एक का नाम क्या है, सेवराय हिल्स, सेवराय हिल्स। और दूसरे का नाम है आपके पास पाणिनी हिल्स। दूसरे का नाम क्या है, पाणिनी हिल्स। और अगर सवाल पूछा जाए, अब देखो लैंड ऑफ स्पाइसेस जो है उसको केरला को बोलते हैं, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि स्पाइसेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, तो वो ऑफ कोर्स केरला बिल्कुल नहीं होगा। केरला नहीं है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। बेसिकली केरला की जो एरिया है वो कम है, लेकिन वो अच्छे मसाले प्रोड्यूस करता है, फिर भी उसका एरिया कम होने के कारण वो ज्यादा मसाले प्रोड्यूस नहीं कर पाता। अगर आपसे पूछा जाए मेथी फेनुग्रीक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो गुजरात।
और अगर पूछा जाए लाल मिर्च का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, रेड चिली का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो आंध्र प्रदेश होगा। और अगर इन जनरल पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्पाइसेस का कौन है इंडिया में, तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में 77 मीट्रिक टन के जो मसाले प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से 37% जो है आपके पास लाल मिर्च होती है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास जो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है मसाले प्रोड्यूस करने के लिए, वो है आंध्र प्रदेश। कौन सी? आंध्र प्रदेश। जो केरला है उसको लैंड ऑफ स्पाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि तरह तरह के मसाले जो है वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब यही वेस्टर्न घाट्स जब यहाँ महाराष्ट्र वाले रीजन में एंटर करते हैं, तब इनको आप बोलते हैं, जो महाराष्ट्र वाले रीजन में एंटर करते हैं जब ये, तो इन्हीं वेस्टर्न घाट्स को क्या बोलते हैं आप? शाहयाद्री रेंजेस। क्या बोलते हैं? शाहयाद्री रेंजेस बोलते हैं। और अगर पूछा जाए शाहयाद्री रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है आपके पास महाबलेश्वर। कौन सी? महाबलेश्वर। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है शाहयाद्री रेंजेस की? महाबलेश्वर। और बेसिकली जो वेस्टर्न घाट्स है, अब जब मानसून हिट करता है यहाँ पर, मानसून इस तरफ से हिट करता है, और जैसे ही मानसून हिट करता है तो मानसून सबसे पहले कहाँ हिट करेगा? वेस्टर्न घाट्स को। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स की जो ऊंचाई है वो ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में। तो जैसे ही मानसून हिट करता है तो यहाँ पर बहुत तेज बारिश होती है, और जिस इलाके में भी तेज बारिश देखने को मिलती है वहां आपके पास सॉइल होती है लेटराइट सॉइल। कौन सी सॉइल? लेटराइट सॉइल। और लेटराइट सॉइल मसालों के लिए और साथ ही साथ चाय के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इसलिए केरला जो है वो मसालों के लिए भी बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, और चाय के लिए भी बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है। अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट्स की, तो ईस्टर्न घाट्स कैसे देखने को मिल रहे हैं? डिसकंटिन्यूअस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि टूटे टूटे हैं बीच बीच में। ठीक है, और इनके टूटने के कारण जो ढलान है, इंडिया की सदर्न ढलान है, जो सदर्न स्लोप है, वो कैसी है? वो इस तरह से, किस तरफ को है? यानी कि वो आपके पास साउथ वेस्ट साइड को है। कैसी है? साउथ वेस्ट साइड को। इसलिए जो रिवर्स है, मेन रिवर्स, वो भी कहाँ को फ्लो करती है? परली तरफ को। जैसे गोदावरी, ये आपकी कृष्णा हो गई, ये कावेरी हो गई, ये सारी कहाँ को फ्लो करती है? इस तरफ को, उस तरफ को फ्लो करती है। क्यों? क्योंकि जब टकराया था हिस्सा तो वो इस तरह से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि हाइट यहाँ से जो है वेस्टर्न घाट्स की, वो क्या है? ऊंची है। किसके कंपैरिजन में? ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में। अच्छा, अगर सवाल पूछा जाए ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो वो यहाँ उड़ीसा में पड़ती है। सबसे ऊंची जो पीक है इसके ईस्टर्न घाट्स की, उसे बोलते हैं महेंद्रगिरी। कौन सी? महेंद्रगिरी। और जो महेंद्रगिरी है इसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। कितनी? 1500 मीटर। वेस्ट ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? महेंद्रगिरी। और इसकी जो सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली पीक है वो है आपके पास महेंद्रगिरी, ऊंचाई है 1500 मीटर। कितनी? 1500 मीटर। जो ईस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए इनके बीच में स्पेस है, तो रिवर्स क्या कर जाती है? पहली तरफ को चली जाती है। तो कौन सी रिवर है पहली? यहाँ पर आपके पास बहती है महानदी, फिर नीचे आती है कृष्णा, फिर उसके बाद आती है आपकी कावेरी। ठीक है, ये तीन नदियां जो है मेनली इस रीजन में फ्लो दिखाई देती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पीक कौन सी है? महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट पीक पड़ती है इसमें, वो यहाँ पड़ती है आपके पास आंध्र प्रदेश में, और उस पीक का नाम है नल्लामलाई पीक। कौन सी? नल्लामलाई पीक। तो जो मेन पीक है आपके पास ईस्टर्न घाट्स में पड़ती है, उसका नाम है नल्लामलाई पीक। और दूसरी है, जो पहली थी वो कौन सी थी? महेंद्रगिरी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये डिसकंटिन्यूअस है, ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अगर सवाल पूछा जाए कि कौन ज्यादा ऊंचे है, तो वेस्टर्न घाट्स ज्यादा ऊंचे है, और ईस्टर्न घाट्स की ऊंचाई क्या है? कम। अब रीजन आपके पास पता है, क्योंकि लावा यहाँ ज्यादा गिरा, उस भाग में कम गिरा। तो जिस भाग में कम गिरा वहां पर जो है पीक्स की ऊंचाई वो कम रही, और जहां पर ज्यादा गिरा उस भाग में पीक की ऊंचाई क्या रही? ज्यादा रही। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज फॉलो।